इस वीडियो में अपन एक क्वेश्चन देखेंगे। इसमें क्या है, रीपर्चेज का एक क्वेश्चन है। काय का? रीपर्चेज का। चलो स्टार्ट करते हैं एक बार अपन। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं, कंसेप्ट साथ में समझ लेंगे। ऑन 1 अप्रैल 2001 PS लिमिटेड इशूज 6009% कन्वर्टेबल डिवेंचर्स विद अ फेस वैल्यू ऑफ ₹100 ईच मैच्योरिंग ऑन 31 March 2006. The debenture are convertible into equity shares of PS Limited at a conversion price of ₹105 per share. समझ में आ गई बात? कन्वर्ट होंगे एट द रेट कन्वर्जन प्राइस पे होंगे कन्वर्ट। 105 की कन्वर्जन प्राइस यानी 105 आप रुपीज़ देके जाओ, अपने शेयर्स कन्वर्ट करा लो, अपने प्रेफरेंस डिबेंचर से आप इक्विटी शेयर्स कन्वर्ट करा लो। इंटरेस्ट इज पेबल एनुअली इन कैश एट द डेट ऑफ इशू। नॉन कन्वर्टेबल डेप्ट कुड हैव बीन इशूड बाय द कंपनी एट द कूपन रेट ऑफ 13%। ये हमारी क्या हो गई? मार्केट इंटरेस्ट रेट हो गई। ऑन 1 अप्रैल 2004 द कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हैव अ फेयर वैल्यू ऑफ ₹6,30,000. PS Limited makes a tender offer to debenture holders to repurchase the debenture for 6,30,000. रीपर्चेज का ऑफर निकाला कि आप 6,30,000 में ये डिबेंचर्स रिपर्चेज कर सकते हो और हमें दे सकते हो, पैसे ले जा सकते हो। Which the debenture holders accepted. At the date of repurchase, PS Limited could have issued non-convertible debenture debt for a period of 2 year term bearing coupon interest 10%। यानी क्या हो गई हमारी मार्केट इंटरेस्ट रेट एज ऑन रीपर्चेज डेट हो गई। अब अपने को अकाउंटिंग एंट्रीज दिखानी है। चलो क्या होता है, अब जब रीपर्चेज का होता है तो अपन क्या करते हैं? ठीक है, अपन क्या करते हैं एक बार आप समझना। ये क्वेश्चन है ऑलरेडी, इसका यूट्यूब पे भी है। इसका रीपर्चेज या अर्ली प्रीपेमेंट के नाम से वो क्वेश्चन होगा, उसमें भी अपन ने यही करा था। ये अपना क्या है, अर्ली रीपेमेंट का क्वेश्चन है। ये रीपर्चेज हो रहा है तो क्या अर्ली रीपेमेंट हो रहा है, अर्ली रिडेम्पशन ऑप्शन। चलो दिस क्वेश्चन इज अबाउट एन अर्ली रिडेम्पशन ऑप्शन और प्रीपे द इंस्ट्रूमेंट। हियर वी विल फर्स्टली कैलकुलेट नॉर्मली द पीवी ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एंड इक्विटी। यानी क्या करते हैं अपन, जो भी हमारी फाइनेंशियल लायबिलिटी होती है उसको अपन क्या करते हैं, फेयर वैल्यू पे रिकॉग्नाइज करते हैं। फेयर वैल्यू पे रिकॉग्नाइज करने के लिए क्या करते हैं, जो भी कैश फ्लोज होते हैं उसको अपन पीवी करते हैं। किस रेट पे पीवी करते हैं? मार्केट इंटरेस्ट रेट पे पीवी करते हैं। राइट चलो अपन कर लेते हैं। क्या लिखा है इसमें सबसे पहला, हियर वी विल फर्स्टली कैलकुलेट नॉर्मली द पीवी ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एंड इक्विटी। चलो अपन कर लेते हैं, ये आ गया। फेयर वैल्यू निकालेंगे अपन लाइबिलिटी की। क्या करेंगे, 54,000 का क्या है, 54,000 का इंटरेस्ट है। कैसा है 54,000 का इंटरेस्ट? 6 लाख का 9% की रेट है आई थिंक शायद लोन की, इसलिए तभी आएगा 54,000। तो हाँ 9% कन्वर्टेबल डिबेंचर है तो 6 लाख इंटू 9%। 54,000 का हमारा इंटरेस्ट आ गया। 54,000 का हमारा कहाँ है, 54,000 का हमारा इंटरेस्ट आ गया। 6 लाख का हमारा प्रिंसिपल। एक बार वापस अपन ऊपर चलते हैं क्वेश्चन में, मैं देखूँ मुझे वो चीज़ समझानी है इस क्वेश्चन में। यानी कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी, द डिवेंचर्स आर कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ PS लिमिटेड एट द कन्वर्जन प्राइस इंटरेस्ट। देखो अब मेरे को कौन सी चीज़ समझानी थी आपको, मेन कन्वर्टेबल वाली। क्या लिखा है यहाँ पे, विद अ फेस वैल्यू दिस द डिवेंचर्स आर कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ PS लिमिटेड एट द कन्वर्जन प्राइस ऑफ ₹105 पर शेयर। यानी जब भी अगर होल्डर चाहे तो वो आकर के कन्वर्ट करा सकता है। होल्डर चाहे तो उसको क्या करा सकता है, कन्वर्ट करा सकता है। यानी कन्वर्जन किसके हाथ में है, होल्डर के हाथ में है। तो जब भी कन्वर्जन एट द ऑप्शन ऑफ होल्डर होता है तो अपन क्या करते हैं, हमारी लायबिलिटी हम समझते हैं प्रूडेंस के कंसेप्ट के हिसाब से कि हमें पे करना पड़ सकता है उस होल्डर को। हो सकता है वो ना आए कन्वर्ट कराने, हो सकता है वो पैसे लेके जाए, यानी पैसे देना, कैश देना, मतलब हमारा ऑब्लिगेशन, हमारी फाइनेंशियल लायबिलिटी। तो इसलिए हम जो हमारा प्रिंसिपल पोर्शन है इस क्वेश्चन में, प्रिंसिपल पोर्शन क्या है, 6,000 डिबेंचर्स इंटू ₹100, 6 लाख का। इसको भी हम क्या करेंगे, पीवी करेंगे। क्यों? क्योंकि कन्वर्टेबल है। और जब भी क्वेश्चन में ना दे रखा हो कि किसके ऑप्शन पे कन्वर्टेबल है, अगेन अपन सेफर साइड के लिए मान के चलते हैं कि होल्डर के ऑप्शन पे कन्वर्टेबल है। हम हमारा फायदा नहीं देखेंगे, एंटिटी खुद का फायदा नहीं देगी, एंटिटी होल्डर के हिसाब से देगी, होल्डर का फायदा देगी। यानी होल्डर के ऑप्शन पे कन्वर्टेबल है, और होल्डर के ऑप्शन पे कन्वर्टेबल होने का मतलब वो आ भी सकता है, वो नहीं भी आ सकता है। तो हम ये मान के चलेंगे वो आएगा, हमारी ऑब्लिगेशन आएगी प्रूडेंस के हिसाब से। सेफर साइड के लिए हम फाइनेंशियल लायबिलिटी को भी क्या करेंगे, पीवी करेंगे। यानी 6 लाख के अमाउंट को भी हम पीवी करेंगे। बस ये मेरे को समझाना था, इसलिए अपन ऊपर गए थे। ये अपन ने 6 लाख के अमाउंट को पीवी कर दिया, प्रिंसिपल को भी। हमारी फेयर वैल्यू आ गई, हमारी फेयर वैल्यू आ गई। इक्विटी कंपोनेंट हमारा 84,282 का आ गया। 6 लाख माइनस इसका फेयर वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी 84,282 हमारी इक्विटी कंपोनेंट आ गई। अपन ने क्या कर दिया, एंट्री कर दी, बैंक अकाउंट डेबिट, 6 लाख अपने पास आए। डिबेंचर की लाइबिलिटी पोर्शन, डिबेंचर का इक्विटी पोर्शन। चलो अपन को आगे क्या करना है समझ लेते हैं। ऑन द अर्ली रिडेम्पशन या प्रीपेमेंट डेट, ऑन द अर्ली रिडेम्पशन या प्रीपेमेंट डेट क्या करना है, वी विल कैलकुलेट पीवी ऑफ रिमेनिंग कैश फ्लो एट द मार्केट इंटरेस्ट रेट ऑन अर्ली रीपेमेंट डेट। यानी जो भी हमारे रिमेनिंग कैश फ्लोज बचते हैं, हमारे रिमेनिंग कैश फ्लोज जितने बचते हैं उसको हम पीवी करेंगे किससे, मार्केट इंटरेस्ट रेट ऑन अर्ली रिडेम्पशन डेट हमारे। चलो अपन वापस क्वेश्चन में चलते हैं। कब हो रहा है
हो कब रहा है? 1 अप्रैल 2004 को हो रहा है, 1 अप्रैल 2004 को हो रहा है, ठीक है। यानी हमारा कब थी इसकी रिडेम्पशन डेट? 31 मार्च 2006, यानी 1 अप्रैल 2004 को, यानी हमारे कितने फ्यूचर रिमेनिंग कैश फ्लोज कितने बचे? एक तो 31 मार्च 2005 का और एक 31 मार्च 2006 का, राइट। 1 अप्रैल 2004 को हो रहा है, यानी 1 अप्रैल 2004 को हो रहा है, तो या तो हमारा 4-5 का फ्यूचर कैश फ्लो बचा एक रिमेनिंग, और 5-6 का यानी 31, यानी 2 कैश फ्लोज बचे। तो यानी और 6 लाख का रिमेनिंग तो है ही जो हमारा रीपेमेंट का है। तो अपने को क्या करना है? अपने को क्या करना है? पीवी ऑफ रिमेनिंग कैश फ्लो, इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल बोथ एट मार्केट इंटरेस्ट रेट ऑन अर्ली रिडेम्पशन डेट। अर्ली रिडेम्पशन डेट पे मार्केट इंटरेस्ट रेट क्या, यानी रीपर्चेज डेट एक तरह से क्या है? अर्ली रिडेम्पशन डेट मार्केट इंटरेस्ट रेट 10% की। यानी हम क्या करेंगे? चलो अपन नीचे चलते हैं। अपन क्या करेंगे? ये अपन ने कर दिया। किससे करेंगे? क्या है हमारी मार्केट इंटरेस्ट रेट ऑन अर्ली रिडेम्पशन डेट? चलो वापस चलते हैं, मैंने वहाँ पे नीचे लिखी नहीं, मैं भूल गया। अपनी है 10% की, सॉरी है ना, ये 10% की रेट है अपनी। एट द डेट ऑफ रीपर्चेज PS लिमिटेड कोड हैव इशूड नॉन कन्वर्टेबल विद 2 ईयर 10% की रेट से। तो यानी मार्केट इंटरेस्ट रेट ऑन रिडेम्पशन अर्ली रिडेम्पशन डेट या रीपर्चेज डेट पे हमारी क्या 10%। तो हम क्या करेंगे? 10% से हमारा प्रिंसिपल बचा हुआ, और इंटरेस्ट के देखो 2 साल के कर रहे हैं अपन सिर्फ, यानी जो 54,000 2 साल के बचे हुए, भाई 54,000 का इंटरेस्ट आ रहा था, 6 लाख का 9% अपन ने करी थी कैलकुलेशन, 9 6 54, 54,000 के 2 इंटरेस्ट बचे, एक बचा एज ऑन 31 मार्च 2005 का, एक बचा 31 मार्च 2006 का। 2006 को ये खत्म हो रहा है और 1 अप्रैल 2004 को अपन रीपर्चेज कर रहे हैं। तो फ्यूचर कैश फ्लोस कौन से हैं एज ऑन 1 अप्रैल 2004 को? कौन से रिमेनिंग बचे? एक 31 मार्च 2005 का, एक 31 मार्च 2006 का। तो ये अपन ने क्या करा? 2 साल का पीवी फैक्टर अपन निकालते हैं, किससे? 10% से। कौन सी 10%? मार्केट इंटरेस्ट रेट ऑन अर्ली या फिर रीपर्चेज डेट। 1.10 डिवाइड इक्वल टू एम प्लस MRC 1.735, ये 1.735। और हमारा सेकेंड ईयर का पीवी फैक्टर, यानी प्रिंसिपल तो सेकेंड ईयर रिमेनिंग कैश फ्लोज में पीवी कब होगा? 2 साल के बाद होगा, यानी 31 मार्च 2006 को होगा। तो अपन कौन सा पीवी फैक्टर लाएंगे? 1.10 डिवाइड इक्वल टू 0.826। तो हमारी क्या आ गई है? ये हमारी आ गई पीवी ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज, फ्यूचर रिमेनिंग कैश फ्लोज एज ऑन रीपर्चेज डेट बाय मॉडिफिकेशन डेट की मार्केट इंटरेस्ट रेट। तो मॉडिफिकेशन डेट की मार्केट इंटरेस्ट रेट 10% से अपन ने बचे हुए 2 कैश फ्लोज को पीवी करा। 2 कैश फ्लोज कौन से हैं? अगर अपन ऐसे टेबल से आप समझो तो ईयर 31 मार्च 2005, 31 मार्च 2006, कौन से कैश फ्लोज हैं? इसका इंटरेस्ट, इसका भी इंटरेस्ट और इसका प्रिंसिपल भी। तो अपन ने क्या करा? 2 इंटरेस्ट को पीवी करा 2 ईयर का, और ये वाला प्रिंसिपल अपनी आ गई, ये आ गई अपनी क्या आ गई? पीवी आ गई। और अपने को क्या करना है फिर? डिडक्ट कैलकुलेशन ए फ्रॉम टोटल अर्ली रिडेम्पशन प्रीपेमेंट अमाउंट। ये अपना यहाँ पे इक्विटी का पेमेंट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा, मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा यहाँ पे आगे, अपन पहले कैलकुलेशन पूरी करते हैं। 6,30,000 का हमारा क्या है? रीपर्चेज का अमाउंट है, उसमें से अपन माइनस करेंगे हमारी कैलकुलेशन है। हमारी कैलकुलेशन ए कितनी आई थी? हमारी कैलकुलेशन ए कितनी आई? 589,290, 589,290, 589,290। कितना बचा? 6,30,000 माइनस 589,290, अपना बचा 40,710, 40,710। यानी ये जो हमने रीपर्चेज हम कर रहे हैं, ये जो हम रीपर्चेज कर रहे हैं ना 6,30,000 का, उसमें से हम एक सेकेंड, उसमें से हम लाइबिलिटी कंपोनेंट के लिए और इक्विटी कंपोनेंट के लिए कितना कितना दे रहे हैं। तो इक्विटी कंपोनेंट के लिए अपन ने अभी निकाला ऊपर, अपन कितना दे रहे हैं? अभी अपने निकाला ऊपर 40,710, 40,710। और इक्विटी लाइबिलिटी कंपोनेंट के लिए कितना देना है? अपन ने अभी नीचे निकाली थी कैलकुलेशन ए हमारी 589,290, 589,290, ठीक है। यानी आउट ऑफ दिस रीपर्चेज 6,30,000 अपन ने लाइबिलिटी कंपोनेंट के लिए इतना दिया, इक्विटी कंपोनेंट के लिए इतना दिया। अब अपन प्रॉफिट लॉस निकालेंगे, हमारा प्रॉफिट लॉस। अभी हमारी क्या है? ओरिजिनल अमोर्टाइजेशन टेबल के हिसाब से हम एज ऑन 31 मार्च 2004 को हमारा कैरिंग अमाउंट निकालेंगे। क्या आया कैरिंग अमाउंट? 5,60,155। कैसे आया? हमारी 5,15,000 की फेयर वैल्यू, ये फेयर वैल्यू ये रही जो अपन ने निकाली थी ऊपर, ये रही फेयर वैल्यू, हमारी ओरिजिनल फेयर वैल्यू, ठीक है। ओरिजिनल फेयर वैल्यू से अपन ने क्या करा? ओरिजिनल इंटरेस्ट चार्ज करा, रीपेमेंट दिखाई इंटरेस्ट के, ये हमारा क्लोजिंग। तो एज ऑन यानी रीपर्चेज डेट पे हमारी कैरिंग अमाउंट है 5,60,155। यानी इस 5,60,155 के लिए 5,60,155 के बदले में अपन ने 5,89,290 दे दिया।
अपन ने रीपर्चेस करा ना, यानी पैसे दिए, तो 5,60,000 अपने को देने थे ओरिजिनल अमोर्टाइजेशन टेबल के हिसाब से, लेकिन हमने 5,60,155 के अगेंस्ट कितने दिए, 5,89,290, तो हमारा लॉस कितना हुआ 29,135 का। सेम फॉर इक्विटी, इक्विटी के लिए अपने को कितने अपन ने पैसे दिए, 84,282 अपने को इक्विटी के लिए देने थे, अपन ने दिए 40,700, यानी कम दिया, तो ये हमारा रिटेन अर्निंग में चला जाएगा, ये हमारा प्रॉफिट पार्ट है। समझ में आ गई बात अच्छे से? मैं आपको फिर से समझाऊंगा क्योंकि मुझे पता है कि अपने को इतना अच्छे से समझ नहीं आएगा अनटिल अनलेस आपने इसके 2 वीडियोस और जो है दूसरे वो अपने देखे होंगे। ये तीसरी वीडियो है इस कंसेप्ट पे, 2 वीडियो ऑलरेडी हैं, वो भी यूट्यूब में है। तो अपन ने क्या करा इस पर, इसमें अपन क्या कर रहे हैं, अपन इसमें रीपर्चेस कर रहे हैं, अपन इसमें रीपर्चेस कर रहे हैं, ठीक है। तो अपने पास इसमें 2 तरह के क्वेश्चन थे, 2 तरह के क्वेश्चन होते थे। एक क्वेश्चन हमारा ऐसा था जिसमें रीपर्चेस के बाद कोई भी कैश फ्लो नहीं देना था, कोई भी कैश फ्लो नहीं देना था, यानी वो वहाँ पे ख़त्म हो गया था काम अपना, वो फाइनेंशियल लायबिलिटी ओवर हो चुकी थी। और एक अपना था जिसमें रीपर्चेस के बाद अपने 2-3 साल की कैश फ्लोज और रिमेनिंग थे। वो दोनों क्वेश्चंस यूट्यूब पे डले हुए हैं और दोनों क्वेश्चंस के नीचे मैंने एक नोट डाला हुआ है, मैंने एक नोट डाला हुआ है। क्या है वो नोट का क्या मतलब है मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। उस नोट का ये मतलब है कि जब भी रीपर्चेस के बाद हमारा फाइनेंशियल लायबिलिटी ख़त्म हो रही है, हमारी फाइनेंशियल लायबिलिटी खत्म हो रही है, यानी हमने रीपर्चेस करा, अर्ली रिडेम्पशन करा, उसके बाद हमारी फाइनेंशियल लायबिलिटी ओवर हो गई, हमें आगे कोई नहीं करना, कोई पेमेंट नहीं करना, तो उस केस में क्या आएंगे, हमारे प्रॉफिट लॉस निकल के आएंगे, हमारे प्रॉफिट लॉस निकल के आएंगे कि भाई हमने हमारी इस फाइनेंशियल लायबिलिटी, जो हमारी फाइनेंशियल लायबिलिटी बनती थी इतने की, उसके बदले हमने इतना दिया, यानी हमारा अल्टीमेट प्रॉफिट लॉस आ गया, लास्ट का प्रॉफिट लॉस आ गया। और एक क्वेश्चन ऐसा था जिसमें अर्ली रिडेम्पशन के बाद भी हमारे कैश फ्लोस पेंडिंग थे, उसमें अपन क्या निकालेंगे, रिडक्शन निकालेंगे कि रिडक्शन कितना हुआ हमारी लायबिलिटी में। तो अपन उसमें क्या कर रहे थे, जैसे हम एक 11 लाख का अमाउंट था, मुझे ध्यान आ रहा है वो क्वेश्चन, 11 लाख के अमाउंट को अपन उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। तो वो 2 क्वेश्चन भी आप जरूर देखना, ठीक है। मैंने उसमें नोट लिख रखा है, आपको नोट से बिल्कुल सही समझ में आ जाएगा। नहीं आया तो टेलीग्राम पे मैं बैठा हूँ, यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन में ही मैं बैठा हूँ, आप पूछ लेना मेरे से दोनों में क्या फ़र्क है। मैंने अच्छे से उस नोट में फ़र्क समझा रखा है। वो नोट मैंने दोनों क्वेश्चन के नीचे लिखा हुआ है और उस नोट में मैंने दोनों क्वेश्चन की लिंक भी दे रखी है। वो नोट में इस वाले पीडीएफ के साथ भी दूंगा, लगाऊंगा और ये वाली पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है, मिल जाएगी। और मेरे को ज़रूर सपोर्ट करना, आप सब्सक्राइब करना। और फिर से मैं आपको इस क्वेश्चन को एक क्रक्स बता देता हूँ कि अपन ने क्या करा। अपन ने एज ऑन 31 मार्च, भाई इसकी जो एक्सपायरी थी इस लोन की, ये लोन कब ख़त्म होना था, ये लोन ख़त्म होना था 31 मार्च 2006 को, लेकिन अपन ने 31 मार्च 2004 को, या कह लो 1 अप्रैल 2004 को अपन ने प्रीपे कर दिया, या कह लो रीपर्चेस कर लिया। रीपर्चेस किस अमाउंट से, 6,30,000 के अमाउंट से, ठीक है। तो अपन इस 6,30,000 को बांटेंगे कि भाई एज ऑन 1 अप्रैल 2004 में मैं इस 6,30,000 रीपर्चेस कर रहा हूँ, तो मैं जो हमारा जो मेन कैरिंग अमाउंट है, इस अमाउंट, एक कोई कैरिंग अमाउंट भी तो होगा इस डेट पे। कौन सा है कैरिंग अमाउंट, हमारा ये वाला है कैरिंग अमाउंट, हमारा ये है कैरिंग अमाउंट 5,60,155। तो अपने को क्या देखना है कि भाई ये मेरा 5,60,000 का कैरिंग अमाउंट है, 5,60,150 का कैरिंग अमाउंट है, और अपन इसको रीपे कर रहे हैं। और इक्विटी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, कितनी की इक्विटी है, जब अपन ने फेयर वैल्यू निकाली थी तो डिडक्ट करके आई थी ये वाला 84,282। तो अपने को क्या देखना है, इस 6,30,000 में से लाइबिलिटी कंपोनेंट के लिए कितना प्रीपे हो रहा है, इक्विटी कंपोनेंट के लिए कितना प्रीपे हो रहा है। तो अब इसको कैसे निकालेंगे, निकाल चुके हैं, मैं क्रक्स बता रहा हूँ अब आपको कैसे निकालेंगे इस लाइबिलिटी को। पीवी ऑफ रिमेनिंग कैश फ्लोज as per original terms at the rate market interest rate on repurchase date, yes, चलो मैं सही हूँ, अच्छा हुआ, मेरे को लगा मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। पीवी ऑफ रिमेनिंग कैश फ्लोज, यानी रिमेनिंग कैश फ्लोज कितने बचे एज ऑन 1 अप्रैल 2004 को, रिमेनिंग कैश फ्लोज कितने बचे, एक तो बचा 31 मार्च 2005 का, एक 35 का, एक बचा 31 मार्च 2006 का। 2006 को तो ख़त्म ही हो रहा है लोन, तो क्या बचा, इसका तो 54,000 और इसका 54,000 प्लस 6 लाख प्रिंसिपल वाला। अपन ने पीवी कर दिया। अपने पास क्या अमाउंट आया, देखो अपने पास ये अमाउंट आया 589,290,
क्या आया 589 290। यानी क्या मतलब हुआ इस चीज़ का कि आउट ऑफ 6,30,000 मैं 5,89,000 टुवर्ड्स लाइबिलिटी कंपोनेंट पे कर रहा हूँ। यानी मेरे को लाइबिलिटी कंपोनेंट के लिए आइडियली कितना पे करना था, मेरे को इतना पे करना था 560 165 हमारा कैरिंग अमाउंट। फिर से मैं दिखा दूँ कैरिंग अमाउंट का है, ये रहा फिर से हमारा कैरिंग अमाउंट, सिंपल। तो हमने पे कितना करा एक्चुअल में, रीपरचेज कितना करा 589 290, यानी 560 155 की जगह मैंने 589 दे दिया, यानी मेरा लॉस हो गया, मैंने लाइबिलिटी ज़्यादा पे कर दी, इसलिए मेरा यहाँ पे क्या आया, लॉस आया, लॉस ऑन सेटलमेंट, लॉस ऑन सेटलमेंट। लेकिन इक्विटी कंपोनेंट मेरा कितना था 84 282 का था, 84 282 का था, लेकिन मैंने कितना पे करा टुवर्ड्स इक्विटी कितना है 6,30,000 माइनस 589 290, टुवर्ड्स इक्विटी है मेरा 4710, यानी मेरे को इक्विटी के लिए कितना देना था 84, दिया कितना 80, हमारा फ़ायदा रिटेन अर्निंग में चला जाएगा, ये हमारा एज अ बेनिफिट है कि टुवर्ड्स इक्विटी मेरे को कितना देना था, ये देना था, दिया कितना 4710, तो हमारा इक्विटी में कितना चला जाएगा प्रॉफिट के नाम पे 43,572। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। रिलेटेड नोट एक बार ज़रूर पढ़ना, और बाकी वो जो 2 क्वेश्चन है उसमें भी सेम नोट है, सर्च हो जाएगा, नहीं हो सर्च तो मेरे को मैसेज कर देना, टेलीग्राम पे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं आपको लिंक दे दूँगा। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करना, थैंक यू सो मच।